व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने काफ़ी हद तक रिवीजन करा होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों ने साथ साथ तैयार करे होंगे। अभी बारी आ गई है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस करने की, जो कि आजकल आ रहे हैं एग्जामिनेशंस में, जिसमें हमें देखना होता है एक पिक्चर दिया है, उसको पढ़ना है, आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम है या किस टॉपिक की बात हो रही है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, आइडिया हो जाएगा आपको। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा और आंसर प्रेजेंट कैसे करना है, कैसे लिखना है, वो भी एग्जैक्टली समझा दूंगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और एक और प्रॉब्लम जो बच्चों को आती है उसको सॉल्व करते हैं। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी। देखो, सबसे पहले पिक्चर नंबर 1 के साथ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ द करंट एनवायरमेंटल चैलेंज। अब देखो, यहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है कि कोई ना कोई एनवायरमेंटल चैलेंज है। जरूरी नहीं है कि एनवायरमेंट से ही हो, बट ज्यादातर एनवायरमेंटल चैलेंज से ही ऐसा क्वेश्चन आता है। अब देखो, ये ग्लेशियर्स वगैरह बने हुए, ठीक है, और ये पिघल रहे हैं, तो ये पानी धीरे 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 नीचे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट। तो बेसिकली ये जो ग्लेशियर्स वगैरह पिघल रहे हैं, नीचे जा रहा है, ये एक ग्लोबल वार्मिंग का पिक्चर है, ठीक है। मतलब यहाँ पे शायद थोड़ा ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है, हमने सीबीएसई बोर्ड के पेपर में से उठा के लगाया है, तो थोड़ा सा ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है। लेकिन अगर आप गूगल पे सर्च करते हो ना ग्लोबल वार्मिंग पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको इसका कलर्ड इमेज दिखेगा, उसको आप एक बार देखना। बट सिंस आपका एग्जामिनेशन में ही ब्लैक एंड व्हाइट पेपर ही आएगा, कलर्ड तो आएगा नहीं, तो आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का इमेज है। इसको कैसे आंसर लिखेंगे, देखो, द गिवन इमेज इंडिकेट्स टुवर्ड्स द एनवायरमेंटल चैलेंज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। फिर ग्लोबल वार्मिंग को डिफाइन कर देंगे और फिर हम नीचे स्टेटमेंट जो है वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, एक्ट नाउ बिफोर इट्स टू लेट, रिप्रेजेंट्स द अर्जेंसी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमें एक्शन अर्जेंट बेसिस पे लेने पड़ेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की टुवर्ड्स सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको आंसर्स लिख देने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो जरा, अब यहां पे बड़े ध्यान से देखेंगे। इंटरप्रेट द गिवन चार्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज पर 2011-12। अब देखो, 2011-12 के आधार पे एम्प्लॉयमेंट का डेटा दिया गया है। सर, एम्प्लॉयमेंट का डेटा कैसे दिया गया है, किस तरीके से दिया गया है, तो बड़े ध्यान से इसको देखेंगे। देखो, ये फॉर्मल सेक्टर का छोटा सा एक डब्बी जितना ये छोटा सा ग्राफ है, ठीक है। ये हमारे पास लाइंस में है, इसका मतलब मेल्स का है, और फीमेल्स का और भी बहुत छोटा सा एक पर्टिकुलर ग्राफ दिया गया है। तो इसका मतलब टोटल जो फॉर्मल सेक्टर में नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो किस में है, मिलियंस में दिया हुआ है। तो 30 मिलियन हो गए, 24 और 6 टोटल वर्कर्स 30 मिलियन हो गए, जिसमें से 24 मिलियन हमारे पास मेन है और 6 मिलियन हमारे पास वेमेन है। इसका मतलब फॉर्मल सेक्टर में लगभग 80% मेल वर्कर्स हो गए अगर हम दोनों को कंपेयर करें, और 20% ही फीमेल वर्कर्स रह गई। इनफॉर्मल सेक्टर में चलते हैं, तो इनफॉर्मल सेक्टर में ये तो हो गया 310 मिलियन और ये हो गया 133 मिलियन। तो यहाँ पे भी मैं देख पा रहा हूँ कि विमेन की जो परसेंटेज है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे, तो देखो आ जाएगा, वी नो दैट इन 11-12 देयर वाज अबाउट 473 मिलियन वर्कर्स इन इंडिया, 30 मिलियन वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर में थे। अब 30 मिलियन में से 6 मिलियन ही हमारे पास विमेन है और 24 मिलियन हमारे पास मेन है। सिमिलरली इनफॉर्मल सेक्टर में 310 मिलियन वर्कर्स हैं, सही है, मेन है, और 133 मिलियन वर्कर्स विमेन है। तो दोनों ही सेक्टर्स में हम बोल सकते हैं कि विमेन एक डिसएडवांटेजियस सिचुएशन में है एज कंपेयर टू मेन। और फिर हम इसको डिफाइन कर देंगे कि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी हो गया, काम करने का डिसीजन फैमिली बेसिस पे होता है, एजुकेशन नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये सारे हम इसके अंदर रीजंस भी लिख के आ जाएंगे। ओके, चलो भाई, तीसरा क्या है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन इमेज। इमेज दिया हुआ है, क्या इमेज है, देखो, हम लोग को सैटेलाइट के आधार पे काम मिल रहा है, 2 लोग काम कर रहे हैं। गिव रीजंस व्हाई इंडिया बिकेम अ फेवरेबल डेस्टिनेशन फॉर आउटसोर्सिंग, ऑल्सो स्टेट सम सर्विसेज आउटसोर्स्ड टू इंडिया। अब देखो, इसका इस इमेज से कोई लिंक नहीं है, बहुत ज्यादा इमेज दे दिया। क्वेश्चन आउटसोर्सिंग का पूछ रहा है कि इंडिया क्यों एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है, तो बता देंगे भैया पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं, एजुकेटेड लेबर मिल जाती है, चीप रेट्स पे मिल जाती है, और स्किल्ड लेबर मिल जाती है, ठीक है। और इंडिया में कौन कौन सी सर्विसेज आउटसोर्स होती हैं, बहुत सारी, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, बहुत सर्विसेज हैं। तो क्या लिखेंगे, देखो, आउटसोर्सिंग का मीनिंग आ गया
इंडिया एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है क्योंकि इंडिया के पास स्किल्ड मैन पावर है अवेलेबल एट लो वेज रेट, और कुछ सर्विसेज जो आउटसोर्स करी जाती है इंडिया को, वॉइस बेस्ड बिजनेस प्रोसेसेस हो गया, रिकॉर्ड कीपिंग, टीचिंग, बैंकिंग, क्लिनिकल एडवाइसेस, सब कुछ आप लिख सकते हो। अब इस इमेज को बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा जी। ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द ऑफर बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाई इंडियन फार्मर्स वर नॉट रेडी फॉर द सेम ऑफर आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। तो देखो यहाँ पे आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हु इज इंटरेस्टेड इन योर ऑफर, ये हमारे इंडियन फार्मर्स बोल रहे हैं, और ये ब्रिटिशर्स हैं। बेसिकली ब्रिटिशर्स नहीं है, ये यूएस है, क्योंकि हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले यूएस से काफी ज्यादा वीट लेके आते थे, और जो एग्रीमेंट था उसका नाम था ये PL 480। ठीक है, तो PL 480 याद रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले जो हमारा यूएस के साथ लेन देन चलता था वीट का, उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या डिफाइन करेंगे, देखो द ऑफर बिफोर ग्रीन रेवोल्यूशन अंडर एग्रीमेंट वॉज PL 480 as mentioned in the figure. Under this, Indians relied on food crops, especially wheat supplies from the US. क्योंकि हम US से लेके आते थे wheat, लेकिन फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, हमारे पास इतना आउटपुट खुद ही हो गया कि हम सरप्लस भी मेंटेन कर सकते थे और इवन हम एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। तो हमने फिर बोल दिया भैया वी आर नॉट इंटरेस्टेड, हम जब अपने यहाँ बना सकते हैं तो हम आपसे क्यों इंपोर्ट करें। तो इस स्टेटमेंट को ऐसे डिफाइन करा गया है। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन विद द यूज ऑफ HYV सीड्स फूड प्रोडक्शन नॉट ओनली इंक्रीज्ड, in fact India became self sufficient in food production। ठीक है, अगला देखते हैं सर। अब देखो फिर से ये वही बेसिकली वही वाला क्वेश्चन आ गया, ये भी प्रीवियस ईयर है, आया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। चार्ट को देखो, फिर से वर्कर्स की बात कर रहा है, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, इसका मतलब ये है कि यहाँ से हिंट पकड़ लो कि आपको वर्कर्स के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, आप वर्कर्स का एक बार थोड़ा थोड़ा डेटा जरूर याद करके जाना कि फॉर्मल सेक्टर में कितने थे, इनफॉर्मल में कितने थे, मेल कितने थे, फीमेल कितने थे, वर्कर्स के बारे में थोड़ा सा डेटा प्लीज याद करके जाना। ठीक है, अब आपको इसी को डिफाइन करना है, तो ये तो मैंने आपको पीछे समझा दिया था, बस इसको एक्सप्लेन करना है, तो ये इसका आप एक्सप्लेनेशन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वही चीजें जो पीछे लिखी थी लगभग वही लिखी हुई है। ठीक है, चलो सर अगला सवाल क्या आता है, लो जी। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991। अब 1991 में जो रिफॉर्म्स आए, इस पिक्चर को बड़े ध्यान से देखो। लिबरलाइजेशन तो कहीं दिख नहीं रहा, प्राइवेटाइजेशन भी कहीं नहीं दिख रहा, दो चीजों को जोड़ा जा रहा है। तो क्या इंटीग्रेशन किया जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद अदर इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो वर्ल्ड को जोड़ा जा रहा है ना, तो ये बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है। इस पिक्चर में हम ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या आंसर आएगा। The given picture indicates the concept of globalization, which means integrating the economy of the country with the world economy। फिर हम उसको डिफाइन कर देंगे ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, किस किस चीजें ग्लोबलाइजेशन किसके एक्सचेंज में आया था और कैसे कैसे इंडिया में काम करता है, पूरा आपको ग्लोबलाइजेशन डिफाइन करना है। सही है, चलो सर अगले पिक्चर पे चलते हैं। इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखो, यहाँ पे दो भारत के झंडे लगे हुए हैं, उसके बाद ये अलग अलग सिंबल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से डिफाइंड है। तो यहाँ से हम क्या समझ रहे हैं, इसके अंदर हमें इंडिया का रोल दिखाना है एज अ मेंबर ऑफ WTO, एज अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि किस तरीके से इंडिया का एक लीडिंग रोल है, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। किस तरीके से वर्ल्ड के जब ट्रेड के रूल्स और रेगुलेशंस बनते हैं वहाँ पे इंडिया का रोल रहता है। तो ये सारी चीज़ें हमें डिफाइन कर देनी है। देखो क्या लिखेंगे। The given picture indicates India and WTO relationship, and as an important member, India has been in frequent of framing fair global rules, regulations, and advocating the interest of developing world. India has taken responsible steps to liberalize trade by removing the restrictions on import and reducing tariff rates। ठीक है, उसके साथ साथ एक डिबेट भी है बिटवीन स्कॉलर्स कि इंडिया को WTO का पार्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ बोलते हैं होना चाहिए, कुछ बोलते हैं नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको ही हमने डिफाइन करा है। अगला क्या आ रहा है सर, अगला पिक्चर देखो। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इमेज आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस पिक्चर को बच्चों अगर हम ध्यान से देखें तो क्या एजुकेशन पॉलिसी में आया, एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर टू रीच 6% ऑफ द GDP। देखो अभी जो फिलहाल 3.5-4% ऑफ द GDP सरकार खर्च करता है, इसमें बोला गया कि 6% ऑफ द GDP एजुकेशन पे लगाएंगे। नेशनल असेसमेंट सेंटर के बारे में लिखा हुआ है, एफिलिएशन सिस्टम के बारे में लिखा हुआ है, कोई भी रिजिड सेपरेशन नहीं है बिटवीन स्ट्रीम्स, स्टूडेंट विल
हैव इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स, अपने हिसाब से सब्जेक्ट सिलेक्शन कर सकता है बच्चा। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो एक्सेप्ट इन प्री स्कूल टू सेकेंडरी लेवल बाय 2030 तक बोल रहा है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 100% कर देंगे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या सवाल पूछे गए हैं, हाउ मच ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो इज एक्सपेक्टेड, बताओ जी कितना एक्सपेक्टेड है, सामने सामने लिखा हुआ है 100%। हाउ मच इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन सेक्टर ऑफ जीडीपी इज टारगेटेड, कितना टारगेटेड है 6%, करंट कितना है मैंने आपको बता दिया लगभग 4%। ठीक है, तो इसको हम आंसर कर देंगे। सबसे पहले 100%, टारगेटेड इज 6%, करंट इज 4.13% अप्रॉक्स, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, वैसे भी याद करके जाना। ओके, अगला देख लेते हैं कौन सा पिक्चर है। आइडेंटिफाई द सिचुएशन डिपिक्टेड इन द गिवन इमेज, सजेस्ट द इम्पैक्ट ऑफ इंडिकेटेड सिचुएशन ऑन द इंडियन इकोनॉमी। देखो जी, बड़े ध्यान से देखो बच्चों, एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन दी हुई है इंडिया की, लोग इधर से निकल के इधर भागते जा रहे हैं, देख रहे हो, ये भाग रहे हैं चिंटू, इधर से निकल रहे हैं इधर भाग रहे हैं, इधर लिखा है फॉर्मल सेक्टर, इधर लिखा है इनफॉर्मल सेक्टर। तो जब भी फॉर्मल सेक्टर से लोग कम हो और इनफॉर्मल में बढ़ते जाए, क्या सिचुएशन है, आपने पढ़ा हुआ है ये इनफॉर्मलाइजेशन, है ना। तो इनफॉर्मलाइजेशन देखो डायरेक्टली नहीं पूछ रहा, ऐसी फोटो लगा दी अब आपको डिफाइन करने के लिए बोल रहा है, कर दोगे डिफाइन। इनफॉर्मलाइजेशन मैंने आपको बताया था, जब भी फॉर्मल सेक्टर से वर्कर्स कम होते चले जाए, इनफॉर्मल सेक्टर्स में जाते रहे, उसको हम इनफॉर्मलाइजेशन बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद एक पिक्चर और दिया है, इसमें देखते हैं क्या है। टेकिंग क्यू फ्रॉम द न्यूज़पेपर क्लिपिंग अबव, हाईलाइट द मेजर कॉजेज बिहाइंड लॉ फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इन इंडिया। फीमेल का जो पार्टिसिपेशन है वो कम क्यों है, देखो पूरा डेटा दिया हुआ है, ये पूरा डेटा दिया हुआ है 17, 18, 18, 19, 19, 20 रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में, और ओवरऑल दिया हुआ है देखो फीमेल का परसेंटेज। अब क्या लिखा हुआ है, इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट फीमेल लेबर, लो एनरोलमेंट रेशियो है, यानी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। गर्ल्स परसुइंग हायर एजुकेशन इंस्टेड ऑफ वर्क, काम नहीं करा रहे हैं गर्ल्स से, वो हायर एजुकेशन कर रही हैं। एंड लैक ऑफ इनफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी एट वर्क प्लेस, वर्क प्लेस पे अच्छी सोशल सिक्योरिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, रिजिडनेस है। क्या करना है, वाइडन सोशल सिक्योरिटी, फीमेल वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। हायर एनरोलमेंट, कंप्लीशन ऑफ गर्ल्स चाइल्ड एजुकेशन, एनरोलमेंट रेशो बढ़ना चाहिए गर्ल्स का। पॉलिसीज टू एड्रेस द डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए। और स्किलिंग और अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी विमेन के लिए लेके आनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेनली क्या था, यहाँ पे था कॉजेज क्या है लो फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के। तो सबसे पहला कॉज तो हम लोग यही बोल सकते हैं कि पार्टिसिपेशन इज बेस्ड ऑन फैमिली डिसीजन। इंडिया में ये किस पे बेस्ड होता है, फैमिली डिसीजन पे बेस्ड होता है। दूसरा कारण हम लोग लिख सकते हैं जेंडर इनइक्वालिटी, हमारे यहाँ पे वर्क प्लेस पे जेंडर इनइक्वालिटी देखने को मिलता है। तीसरा कारण हम लोग लिख सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन। चौथा कारण हम लोग लिख सकते हैं लैक ऑफ मोबिलिटी या माइग्रेशन, ज़्यादा मोबिलिटी नहीं होती है, माइग्रेशन नहीं होती है, लड़कियों को माइग्रेट नहीं किया जाने देता, अपने अपने शहर में ही रखते हैं लोग, ज़्यादातर गर्ल्स को मना करते हैं कि नहीं बाहर नहीं भेजना। तो इस तरीके के कारण हम लोग इसके अंदर लिख सकते हैं कि पार्टिसिपेशन रेट इसलिए कम है। स्क्रीनशॉट लेके चलना बच्चों। यहाँ पे देखो आंसर लिखा हुआ है, फीमेल एजुकेशन इन इंडिया स्टिल अ फार क्राई, imply low opportunity for jobs. Most families in urban areas, job work for women is still governed by family decisions. ठीक है, फैमिली डिसीजंस के ऊपर बेस्ड होता है। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मैंने आपको 4-5 पीछे पॉइंट्स बताए, सारे आप इसके अंदर लिख के डिफाइन कर सकते हो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है जी, अगला क्या आ रहा है सर, इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर अलॉन्ग विद स्टेटिंग द कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन। अब देखो एयर पॉल्यूशन के पिक्चर में बहुत सारी चीज़ें दिखी हुई हैं, देखो वाइल्ड फायर, जंगल में आग लग गई, वॉल्केनोज हैं, उसके बाद फैक्ट्रीज से स्मोक निकल रही है, व्हीकल से स्मोक निकल रही है, देन यहाँ पे शिप्स से भी धुआं निकल रहा है ना। तो देखो बहुत सारा एयर पॉल्यूशन हमें देखने को मिल रहा है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे जब अच्छे से। द अबव इमेज स्टेट्स वेरियस टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स अलॉन्ग विद फैक्ट्रीज तो हैं ही, उसके साथ साथ और भी चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे व्हीकुलर एमिशन, मल्टीपल व्हीकल्स से जो हमें पॉल्यूशन देखने को मिलता है, बहुत सारा इंडस्ट्रियलाइजेशन, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाई जा रही हैं, तो इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से स्मोक प्रोड्यूस हो रही है। तो सिर्फ एयर पॉल्यूशन नहीं हो रहा, मल्टीपल टाइप ऑफ पॉल्यूशन हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि पिक्चर एयर पॉल्यूशन की तो हम ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसे आप इसको डिफाइन कर दोगे। इसके बाद हमारे पास बच्चों देखो
इंटरप्रेट द गिवन पिक्चर ऑन अकाउंट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इन इंडिया। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में देखो मेनली पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये डिफॉरेस्ट्रेशन का सीधा सीधा सा एग्जाम्पल है। बहुत ज़्यादा गरीबी की वजह से देखो यहाँ पे चिंटी दिखाई दे रही है। अब बहुत रूरल एरियाज में हम देखते हैं गरीबी है, तो इनका जितना भी घर का खर्चा निकलता है या जो घर चलता है वो सब नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंडेंट है ये। और ये बड़े बड़े पेड़ काट के लेके जा रहे हैं बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। तो यहाँ पे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में डिफॉरेस्ट्रेशन की हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्टली बात हो रही है, ठीक है। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन पॉइंट्स आउट to a paradoxical situation in case of India, and it is evident from the image above. It is occurring and expanding owing to its poverty की वजह से, और उसके साथ साथ जो भी हम एक्सपेंशन कर रहे हैं प्रोडक्शन में, तो इसका मेजर जो कारण है वो पॉवर्टी है। पॉवर्टी इसका प्रिंसिपल कॉज है। उसके साथ साथ हम बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन करना चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा नया इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं बड़ी बड़ी, तो उस वजह से भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो ये है बच्चों हमारे पास कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। अब मैंने आप लोगों को सिर्फ एनवायरनमेंट चैप्टर से ही नहीं, ओवरऑल भी दिखा दिया, रूरल डेवलपमेंट से भी दिखा दिया, वर्कर्स वाला आपने देखा, पार्टिसिपेशन वाला देखा, ऐसी एजुकेशन का कोई पिक्चर आ सकता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप पिक्चर को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओ और फिर उसको एक्सप्लेन कर पाओ। देखो पॉइंट्स वही है, रिश्ता वही है, सोच नहीं है बस, ठीक है। तो सवाल उसने वही पूछने हैं, बस घुमा के पूछ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना, बहुत ध्यान से उसको पढ़ना। एक काम आप करना आज जरूर, एनवायरनमेंट के मैंने पहले भी बोला था, मैंने आपको इंपॉर्टेंट वाले जो सुबह क्वेश्चंस दिए उसमें भी मैंने लिखा हुआ है कि गूगल से इमेजेस देखें सबका, ग्लोबल वार्मिंग, सॉइल इरोजन, ठीक है, उसके साथ साथ पॉल्यूशन जितने भी तरीके के हैं, डिफॉरेस्ट्रेशन, सबके, बायोडाइवर्सिटी लॉस, सबके इमेजेस एक बार गूगल पे जरूर देख के जाना, ताकि आपको पिक्चर एकदम क्लिक कर जाए और आप बड़े आसानी से उसको आइडेंटिफाई करके लिख पाओ। ऑलराइट, तो ये थे बच्चों हमारे पास कुछ पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर थे, एज वेल एज सैम्पल पेपर्स में भी आपको मिलेंगे, तो मैंने सब कवर कर दिए। अभी थोड़ी देर के बाद हम लोग रीजन असर्शन करेंगे, फिर 1 मार्कर्स करेंगे, और फिर हमारा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज का समाप्त सैम्पल पेपर के साथ। तो फटाफट से पिक्चर बेस्ड रिवाइज कर लो एक बार, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट याद करते चलना और आज कंप्लीट करके सोना, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिल रहा हूं मैं आपको थोड़ी देर में। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।